वेलकम टू दी चैनल क्विक ट्रैक क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी जो रनिंग में चल रहा है, समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका आज की ये जो क्लास है वो 5th पार्ट से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड, लेकिन आज की ये जो क्लास है वो थोड़ी खास है। खास इस वजह से भी है बच्चों कि बेसिकली अभी तो मैं आपको दक्षिण एशिया के बारे में बता रहा था, नेपाल के बारे में बताया, श्रीलंका के बारे में बताया, पाकिस्तान के। लेकिन आज की ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी कंट्री है उन सभी कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो किस टाइप के हैं, सॉल्ट एंड स्वीट कह सकते हो कि मधुर भी है और करवाहट वाले भी है, यानी सहयोग के साथ संघर्ष वाले भी है। तो उन्हीं को एक एक करके हम जानेंगे। ये हमारा 5th पार्ट है। और अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि जो इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा 6th वाला, उसके अंदर हम एक टॉपिक करेंगे सार्क और साफ्टा वाला, और उसके साथ आपका ये जो लेसन है वो हो जाएगा हमारा 6th पार्ट में कंप्लीट। देन उसके बाद आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में हम करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि ये स्पेशली आपके लिए फ्रेश कंटेंट है जो कि टर्म 2 से रिलेटेड ही आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो जब भारत के अपने नेबर कंट्री के साथ संबंध आएंगे, मुख्यतः दक्षिण एशिया की ही बात हो रही है, तो सबसे पहला वो देश आएगा जिसके साथ आजादी के बाद से जो संघर्ष है वो आज तक समाप्त नहीं हो पाया। और आपने ऑलरेडी मैप देख लिया है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। तो भैया जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हमें दो चीजें याद आती है। एक तो हो गया कि भैया जो हमारे प्रीवियस टाइम हिस्ट्री के अंदर जो वॉर रहे उनसे रिलेटेड। दूसरा, हम कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो हमें याद आता है क्रिकेट का। ठीक है, तो अक्सर हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बात भी पॉलिटिकली करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के संबंध ऐसे नहीं है कि हमेशा से ही स्ट्रगल वाले रहे हैं, संघर्ष वाले रहे हैं। कुछ संबंधों में सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे उन संघर्षों के बारे में जो कि मुख्यतः तौर पे काफी बड़े लेवल पे हमें देखने को मिले। और जब बड़े लेवल की बात आएगी तो आपके माइंड में सबसे पहला आएगा, जी हाँ, कश्मीर का मुद्दा, यानी कि कश्मीर की समस्या को लेके। देखिए, कश्मीर की समस्या आजादी के बाद से ही भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गई थी। और आप जानते हो कि कश्मीर के जो राजा थे वो उनका नाम था हरि सिंह। और कश्मीर की जो जनता थी वो बहुसंख्यक के आधार पे, मेजॉरिटी के आधार पे उस समय मुस्लिम ज्यादा थी। तो भैया पाकिस्तान जो था, जब विभाजन हुआ था, इस साइड ये जो आप भारत को देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये तो पूरा कश्मीर हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये इन्होंने घेर रखा है पाकिस्तान ने। तो आप देखोगे कि सैनिक घुसपैठ के सहायता से उन्होंने कश्मीर का बहुत सारा जो हिस्सा अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि हरि सिंह जो था वो सेपरेट रहना चाहता था, ना ही वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता था और ना ही वो पाकिस्तान में। तो वो भी एक आप कह सकते हो 565 देसी रजवाड़े थे, रियासतें थी। ठीक है, तो विभाजन के बाद ही इन सब का विलय करना शुरू हो गया था देसी रजवाड़ों का, जिसमें से कुछ जो रियासतें थी वो थोड़ा आनाकानी कर रही थी, उनमें से एक कश्मीर भी था। आप देखोगे कि भैया कश्मीर के अंदर जो संघर्ष का कारण बना वो आप जानते हो, कश्मीर की समस्या खुद थी कि क्षेत्र को लेके, जैसे कि पाकिस्तान में आप कह सकते हो कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, पीओके के नाम से हम जानते हैं, तकरीबन 20 से 30% तक का जो हिस्सा था वो आप कह सकते हो कि वो पाकिस्तानी सेना द्वारा हड़प लिया गया था, ले लिया गया था, उसके ऊपर अपना एक अधिकार कायम कर लिया था। और जब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय की रोल प्ले कर रहे थे विलय के अंदर, तब जाके भारत ने समझौता रखा था कि आपको भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा, और इस बात पे वह राजी हो गए थे। लेकिन तब तक कश्मीर का जो पीओके वाला आज हिस्सा है वो पाकिस्तानी सेनाओं ने ले लिया था, अधिकार उसके ऊपर जमा लिया था। ठीक है, ये जो मुद्दा था वो आगे भी चल के कायम रहा। और आप कह सकते हो कि जब 1965 और 71 का वॉर हुआ था तब भी ये जो मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हो पाया। आप कह सकते हो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। दोनों ही देशों की जो सेना है वहां पे तैनात रहती है।
ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, इसके ऊपर नियंत्रण हथियारों की होड़ में दोनों देशों में तनाव बना भी रहता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की अगर लोकेशन की बात करें तो वो पूर्वी काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, माला है, वहां पे भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास एक स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। मतलब यार कहना पड़ेगा कि भैया इस बात में तो कोई दोहराई नहीं हो सकती कि जो हमारी वहां पे सेना कायम है। आप कह सकते हो कि देखो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में 10-11 डिग्री का अभी चल रहा है, मतलब तापमान, टेम्परेचर आप कह सकते हो, लेकिन वहां पे तो माइनस में चलता है और फिर भी जो हमारी सेना है वहां पे तैनात रहती है। तो इससे बड़ी बहादुरी की बात क्या हो सकती है। मतलब आप टोटली गिव अप कर सकते हो सेना के सामने कि कितने बेहतर तरीके से जो हमारी सेना है वहां पे कायम है और पूरी जिद्दोजहद से वहां पे भारत की सीमा बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए कायम है। अक्सर कहा जाता है कि जब कभी उन वीरों का नाम आएगा तो सबसे पहले हम सेना का नाम सबसे पहले लेंगे। किसी भी देश की आप कह सकते हो मजबूती का जो आधार होती है उस देश की सेना होती है, जो उन्हें बाहरी हमलों से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद आप देखोगे दूसरी समस्याओं को लेकर, तो कश्मीर की समस्या तो ये थी, लेकिन न्यूक्लियर यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर भी सभी बच्चे जानते हैं कि 1990 के दशक में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था। टाइम था 1998 का, जो कि सेकेंड टाइम इंडिया के द्वारा आप कह सकते हो कि सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। 5 सारे के सारे सक्सेसफुल रहे थे। पोखरान में, वेर इज पोखरान, राजस्थान में। उसी दौरान यानी उसी साल पाकिस्तान के द्वारा भी परमाणु परीक्षण किए गए थे और उनकी जो जगह थी वो थी चगाई पहाड़ी या चगाई हिल्स के नाम से आप जान सकते हो। ठीक है, परिणाम स्वरूप का ये निकला कि जब दोनों ही देश आप कह सकते हो एक बैलेंस को लेकर यानी कि शक्ति संतुलन के कारण एक सर्वव्यापी युद्ध की इन दोनों देशों के बीच में संभावना कम हुई, क्योंकि अपरोध की स्थिति में हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था। कह सकते हो कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो वॉर नहीं हो सका उसका सबसे बड़ा रीजन था अपरोध, कि भैया जानते थे दोनों देश की इस स्थिति में हमें यह नहीं पता चलता कि अगर एक दूसरा देश हार भी जाए लेकिन उसके पास कितने परमाणु हथियार है उसका अंदाजा नहीं होता। और ये अंदाजा ना होने के कारण भी एक हारा हुआ देश फिर दूसरे देश के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो परमाणु जो हथियार है इसकी और दौड़ में दोनों देश क्या है, एक सर्वव्यापी युद्ध की दोनों के बीच में संभावनाएं थोड़ी कम हुई, क्योंकि 1999 में ऑलरेडी कारगिल वॉर हो चुका था और 1999 भारत पाकिस्तान के बीच में ये आखिरी वॉर था। हालांकि इससे पहले अभी हमने हाल फिलहाल में आप कह सकते हो कि 21st सेंचुरी के अंदर उड़ी वाला हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने ऑलरेडी देखी अभी हाल फिलहाल के अंदर, 6 से 7 साल के अंदर ये दोनों चीजें हुई थी। ठीक है, तो इस बात का आप जरा ध्यान रखिएगा, ये संघर्ष की बात हो रही है। तीसरा है नदी जल को लेकर विवाद की, जो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी बच्चों ने पढ़ी है। सिंधु नदी यानी इंडस वैली के बारे में आप अच्छे से जानते हो। दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी का जल विवाद को लेकर प्रमुख समस्या बनी रही है कि दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पे जो नदी बहती है, खासकर ज्यादातर सिंधु नदी पाकिस्तान की साइड में, तो इसको लेकर भी हमेशा विवाद बना रहता है। उसी तरह कच्छ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, एक रेतीला आप रेगिस्तान कह सकते हो, मतलब नमक से घिरा हुआ। ठीक है, तो कच्छ के रण में सिरक्रिक एक सीमा रेखा है, इसको लेकर दोनों देशों में भी विवाद रहता है। 100 किलोमीटर से भी कम है ये सीमा रेखा, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये साइड हमारी है, वो साइड हमारी है, क्योंकि राजस्थान भी पश्चिमी भारत का ही हिस्सा है, ये है राजस्थान अपना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़े संघर्ष को लेकर विवाद है, ये तो थोड़े हो गया टोल्ट वाली चीज है, कड़वाहट वाली चीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में आप देखोगे कि वार्ताएं होते रहते, बातचीत होते रहती है। ठीक है, जब सुधार की बात आती है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़े और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, क्योंकि विवाद ही कुछ पुराने हैं। लेकिन तनाव को कम करने और शांति को बहाल करने के लिए इन देशों के बीच में प्रयास भी होते रहे। कौन से? आप देखोगे कि दोनों देशों के जोखिम को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर होते हैं और जो इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो महत्वपूर्ण हस्तियां, वहां के स्टार लोग, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सिंगर हो या फिर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप देखोगे कि दोनों के बीच में दोस्ती का माहौल बनाने में एकजुट हुए हैं। चाहे वो अभी हाल फिलहाल का भारत पाकिस्तान का मुकाबला क्यों ना हुआ हो क्रिकेट को लेकर, या वहाँ के एक्टर यहाँ पर आते हैं सिंगिंग करने और कभी कहा तो फिल्मों में भी रोल करते हैं।
तो आप देखते हो कि ये सुधार की ओर ले जाते हैं। दोनों देशों के नेता भी जो है एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्या को समाधान करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के सम्मेलन होते हैं, क्योंकि चाहे वो गुट निरपेक्षता का सम्मेलन क्यों ना हो, हालांकि वो तो इतने टाइम से नहीं हो रहा, लेकिन आपने देखा होगा पुरानी हिस्ट्री के अंदर देखने को मिले हैं। और 5 वर्षों के दौरान, लास्ट 5 ईयर, पंजाब वाला जो हिस्सा है कई बार वहां पे बस मार्ग खोले गए हैं जिससे आसानी से वीजा मिल जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में वीजे को लेकर यह पॉलिसी है कि अगर आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हो, मकसद बताना पड़ेगा, किस मकसद से आप आ रहे हो। टूरिस्ट वीजा अलाउ नहीं है, ठीक है, मकसद के लिए आप जा सकते हो, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो ये चीजें संबंधों में हमें देखने को मिलती है। तो पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने शुरुआत में मुख्यतः तौर पे संघर्ष की बात करी, देन थोड़े सुधारों की बात करी, ठीक है। उसके बाद एक देश है जो कि पाकिस्तान से ही निकला है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान निकला और पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में भी संघर्ष और सहयोग दोनों मुद्दे रहे हैं। पहले हम संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष वही नदी को लेकर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल सहित कई मुद्दे पर मतभेद है दोनों देशों के बीच में, और भारत सरकार का बांग्लादेश से नाखुश होने के भी कुछ निम्नलिखित कारण हैं। जैसे एक हो गया जो अप्रवासी है, इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं वो, ठीक है। उसी तरह विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन बांग्लादेश द्वारा। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर जाने के लिए आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रहा, ये क्या है, बांग्लादेश ही तो है। आप इसका मैप यहाँ पे पजल की तरह ऐड कर दीजिएगा, तो ये और ये जो साइट है भारत की, ये क्या है, पूर्वोत्तर ही तो है। तो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से भी मना करना, ये भी एक नाराजगी की बात है भारत की। और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले, ये भी संबंध में कड़वाहट लाते हैं। म्यांमार जो कि पूर्वोत्तर साइड का ही एक देश है, तो बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करना, ये भी एक मसला बना है कि बांग्लादेश तो करता नहीं है, लेकिन म्यांमार को भी नहीं करने देता क्योंकि वो उसी के वहां से आते हैं। तो ये तो भारत की तरफ से हो गया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी नाराजगी है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि जो भारत सरकार है वो नदी जल के हिस्सेदारी के सवाल पे अपनी दादागिरी करती है। कहने का मतलब कि वो चाहती है कि वो सारा हिस्सा उसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी को लेकर, ये ऐसा आरोप है उनकी। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड चलते रहते हैं। तो ये संघर्ष के मुद्दे हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्वीट तरीके से बात करते हैं सहयोग के बारे में। तो लास्ट 20 ईयर के दौरान दोनों देशों में आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं। भारत की जो बांग्लादेश के लुक ईस्ट और 2014 की एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा रहा है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ देखो और पूर्व की तरफ ध्यान दो, जिसके अंदर आसियान देशों की मुख्यतः तौर पे बात होती है, ठीक है, उसका हिस्सा रहा है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट होगा या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यू हो, दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्र में आदान प्रदान किया और इस बात में प्रयास किए कि भैया जो खतरे हैं उनकी पहचान करके एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। तो इससे आप कह सकते हो कि दोनों देशों के बीच में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो रिलेशन है वो ठीक ठाक अभी कायम है। नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, तो ठीक ठाक संबंध है अभी भारत के साथ बांग्लादेश के, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में थोड़े अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर से बांग्लादेश के साथ ठीक संबंध रहे। उसी तरह देखोगे बच्चों आप नेपाल के साथ, तो भारत के ये वाला जो साइड है आप देख सकते हो, ये मैप है, ठीक है। और मैप में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हिस्सा है अगर इसे मैं फिल कर दूं तो आप देखोगे ये मैप वैसे थोड़ा ऐसे है, मैंने इसे थोड़ा ऐसे कर दिया लेकिन वो ऐसे है। तो अगर यहाँ पर अगर आप फिट करोगे तो आपको नेपाल यहाँ पे दिखेगा। तो नेपाल के साथ संबंध सहयोग के मुख्यतः तौर पे देखेंगे तो काफ़ी मधुर है, अच्छे रहे हैं। एक दोनों देशों के बीच में संधि भी ये हुई है कायम की एक दूसरे देश के नागरिक बिना पासपोर्ट वीज़ा के आराम से इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं और करते भी हैं। आप जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक गेट से आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप नेपाल के अंदर भी हो। जैसे होता है ना कि सामने बोर्ड लिखा होता है, आप एंट्री कर गए तो आप नेपाल के अंदर चले गए, बॉर्डर फ्री है ना, इसी चक्कर में। और दोनों देशों में अच्छे खासे संबंध भी मौजूद हुए हैं, शांतिपूर्ण बने हुए हैं। ऊपर से वैज्ञानिक आधार पे संयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंध, ग्रेड, इन मसलों में ये दोनों देश एक साथ हैं।
तो वैसे तो अच्छे तौर पे बड़ी मात्रा में आप कह सकते हो कि संबंध ज़्यादा मधुर है। और साथ ही बच्चों नेपाल में जैसे लोकतंत्र की बहाली हुई है, इससे और ज़्यादा संबंध कायम हुए हैं, क्योंकि भारत भी लोकतंत्र का पक्षपात है, मतलब फेवर में है। और नेपाल के अंदर पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आ गया, तो इससे दोनों देशों के बीच में और मधुर संबंध कायम हो पाए। लेकिन थोड़े बहुत संघर्ष है, संघर्ष खासकर चाइना देश को लेकर है। भारत चाइना के संबंध में इतनी स्वीटनेस नहीं है, इतनी मिठास नहीं है। तो नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। और ऊपर से भारत की सुरक्षा एजेंसी नेपाल में चल रही जो माओवादी आंदोलन है को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का भी उदार हुआ है। खासकर चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, ये एक दूसरे से निकले राज्य हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो नक्सलवादी भारत में भी इनकी वजह से ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा संघर्ष को लेकर, यानी कि थोड़ा सॉल्टनेस, बिटरनेस आप कह सकते हो, कड़वाहट दोनों देशों के बीच में कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलती है। श्रीलंका के साथ संबंध के बारे में आप देखोगे तो भैया श्रीलंका में जातीय संघर्ष रहा, लेकिन वो भी समाप्त हो गया। गृह युद्ध के आधार पर जो इनका समस्या थी उसे समाप्त किया गया। तो श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। वही है कि तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो। ऐसे में भारतीय नेता और जनता तथा तटस्थ बने रहे, तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु का एक राज्य भी है और तमिलनाडु के लोग खुद श्रीलंका के अंदर सरवाइव करते हैं। अगर उनके साथ प्रताड़ना झेली जाती है, उनके साथ असमानता झेली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करते हैं कि अगर भारत उनकी मदद नहीं करेगा फिर कौन करेगा। तो इस वजह से थोड़ी बहुत बिटरनेस आ जाती है। 97 में आप जानते हो शांति सेना भारतीय द्वारा भेजी गई थी, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई सक्सेसफुल। 2 साल के अंदर ही सेना वापस आ गई थी। तो इसके बाद से भारत श्रीलंका के जो इंटरनली जो मामले हैं, जो अंदरूनी मामले हैं, आज तक असंलग्न की नीति पर अमल करता है कि वो इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। और ऊपर से दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते भी हुए पड़े हैं, यानी कि एक मुक्त व्यापार संधि की दोनों देश एक दूसरे में आराम से अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, एक ओपन ट्रेड पॉलिसी के तहत। तो जरा इसका भी आप ध्यान रखना। और इन्हीं सभी का निष्कर्ष निकलता है कि दोनों देशों में अच्छे खासे संबंध है। और ऊपर से एक टापू है, द्वीपीय देश है श्रीलंका, तो ऑब्वियसली वहां पे सुनामी, बाढ़ जैसी चीजें नॉर्मल है आना, लेकिन वो भी खतरा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत की जो सेना है, भारत के जो संबंध है, इन दोनों को बेहतर बनाने के लिए भारत हमेशा से श्रीलंका की मदद करता भी आया है। दोनों में एक चीज कॉमन है, लोकतंत्र को लेकर आजादी के बाद से दोनों देशों में कायम है स्टिल अभी तक। उसी तरह छोटे संबंध के आधार पे आप भूटान की भी बात ले लीजिएगा, थिम्पू जिसकी राजधानी है। तो भैया भूटान के साथ संबंध अच्छे खासे रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा झगड़ा है ही नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा। और साथ ही बाहर से अपने काम का संचालन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के जो उग्रवादी है, गोरिल्ला जो समूह है, भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दी है। इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है, जो कि भारत के लिए भी खतरा थे, परेशानी का एक सिलसिला थे। और भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी योजनाओं में भी हाथ बटाता रहा है। हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे अच्छा अनुदान भारत की तरफ से ही हासिल है भूटान को। और मालदीव भैया विजिट के लिए है, आप देखते हो सेलिब्रिटी घूमते रहते हैं वहां पे। तो मालदीव के साथ भी भारत के संबंध आप कह सकते हो अच्छे हैं, गर्मजोशी से भरे। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के जो तमिल सैनिक थे, तमिल जो थे सैनिकों ने मालदीव पर हमला भी किया था। और जब मालदीव पर हमला हुआ था तो भारत से मदद मांगी, तो भारत ने मदद भी करी थी, ठीक है। और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी उनकी अच्छी खासी मदद की है। तो आप कह सकते हो मुख्यतः तौर पे एक सीक्वेंस के ऑर्डर में जिन देशों के पास थोड़े बड़े मसले रहे हैं भारत के, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो हमने शुरुआत में जान लिया। जिन देशों के साथ बहुत माइनर से मसले रहे हैं संघर्ष को लेके, तो उनके बारे में बात कर लिया। और जिनके साथ मुख्यतः तौर पे अच्छे खासे संबंध रहे, कोई बड़ा इश्यू नहीं हुआ, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो या फिर भूटान हो, तो उन देशों के बारे में ही पढ़ लिया। तो इनसे आपको पता चलता है कि इस दक्षिण एशिया के अंदर भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर रहना एक इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अगर इन सभी देशों से नाराजगी हो जाए तो ये सही चीज नहीं है एशिया महाद्वीप के अंदर भारत के लिए भी। तो इसलिए अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भैया भारत की जो जनसंख्या है इस पूरे दक्षिण एशिया की जनसंख्या का पूरा एक तरीके से वर्चस्व है। यानी इन देशों की पूरी जनसंख्या मिला लो और भारत की एक जनसंख्या मिला लो, तो आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। जितनी जनसंख्या बच्चों 20 से 25 करोड़ के आसपास पाकिस्तान की है, उतनी तो सिर्फ हमारे
उत्तर प्रदेश राज्य की है, 20 से 25 करोड़ के समथिंग। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर भारत वैसे 135 करोड़ का देश है, जनसंख्या उसकी ज्यादा है पूरे दक्षिण एशिया के अंदर, ऊपर से संसाधन सबसे ज्यादा है, जीडीपी भी ठीक ठाक है भारत की अभी के समय, क्योंकि ड्यू टू कोरोना उसमें थोड़ी डाउन गई है, ठीक है। होप सो कि वो थोड़ा रिकवरिंग मोड पर आ जाए। और ऊपर से आप देखोगे कि इस पूरे आसपास के क्षेत्र में जो काफी संवेदनशील है, इसके अंदर दूसरे देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण है। अगर नहीं बनते तो फिर वही मसले पैदा होंगे। तो इसलिए सभी देश एक दूसरे से चाहते हैं कि वह एक बेहतर संगठन बन सके। इसलिए जो आपका अगला टॉपिक आएगा और इसकी पहल भी की गई थी, वो सार्क से रिलेटेड होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन, यानी कि सार्क और साफ्टा, इन दोनों से रिलेटेड भी आएगा। तो आपको जो वो 6th पार्ट जब आप देखोगे तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि दक्षिण एशिया के बारे में ये सारी बातें की गई, देशों के बारे में जान लिया, व्यापार के बारे में जान लिया, आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक मसलों के बारे में जान लिया, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के बारे में जान लिया, ठीक है। तो ये था आज की इस क्लास का टॉपिक, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सहयोग और संघर्ष के। हो सके आपको सारा अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है लाइव क्लास लेने में, तो कोर्स जो है ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, 9th लेसन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ग्लोबलाइजेशन वाला, तो आप डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा, इंटरेस्टेड है तो परचेज भी कर लीजिएगा। और टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन करके रखें, समटाइम नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है, तो अप टू डेट वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहती है। और बाकी ये सोशल मीडिया की हैंडल है, इन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।